स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या उत्पादन करे, बी कह रहा है कितनी मात्रा में उत्पादन करे, सी कह रहा है कैसे उत्पादन करे, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसके लिए उत्पादन करे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसे उत्पादन करे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर हो जाएगा। शून्य कब होगा इसे हम टी यू और एम यू के द्वारा भी समझ सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। तो एक उदासीनता वक्र जो होता है इस तरह का, देखिए उदासीनता वक्र का जो डायग्राम है इस तरह का बनाया जाता है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये उदासीनता वक्र का डायग्राम है, इसको इस तरह से दर्शाया जाता है वाई, और ये यक्स हो गया, ये हमारा मूल। तो आप लोग देख लीजिएगा हमेशा ऊपर की ओर जाता है। इसको हम मान लेते हैं एम सी और इसको मान लेते हैं ए सी। तो इस तरह के आप लोग डायग्राम्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु की ओर उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो एक मांग वक्र की ढाल किस तरह से होती है, देखिए मांग वक्र का सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह का मांग वक्र का डायग्राम है, और यहाँ पे हमारा यक्स हो गया, ये हमारा मूल है। ये मांग वक्र का डायग्राम यहाँ पे हमने बना लिया ढाल वाला। अब देखिए ये क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इसीलिए हमारा मान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। तो मांग की कीमत लोच होती है, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का, ईडी बराबर 1 हो जाता है। ईडी बराबर इस तरह से हम समझ सकते हैं बराबर 1 होता है, तो 1 है यहाँ पे हमारा एक दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो उल्टा यू आकार का इस तरह का, देखिए ये यू हो गया, उल्टा यू आकार इस तरह हो गया। तो आप लोग समझ जाइएगा, इसमें हमारा कह रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कि उल्टा यू आकार का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औसत उत्पाद। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उत्पादन फलन क्यू बराबर दिया गया है पैमाने का प्रतिफल की माप है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत होता है हमारा क्या होता है, घटती है, न्यूनतम होती है, बढ़ती है या अधिकतम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। इसे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, देखिए इस तरह से बनाया गया है। ये हमारा सीमांत लागत, इसको हम इस तरह से माप भी सकते हैं, इसको एम सी और इसको मान लेंगे हम ए सी। तो इस तरह से हम यानी कि इसको समझ सकते हैं। और ये सीमांत लागत का यहाँ पे डायग्राम बना है, आप लोग इससे भी समझिएगा। तो जब भी ये होगा मार्जिनल कॉस्ट हमारा हाई, और यहाँ पे हमारा जो एसी जो है हमारा क्या होगा, हमेशा घटेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल स्थिर लागत। ये हमारा जो होता है परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फार्म कीमत स्वीकारक होता है। तो एक फार्म यानी कि एक कंपनी है, तो स्वीकारक होगा क्या यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो एम आर बराबर एम सी, बी कह रहा है एम आर बराबर माइनस एम सी बराबर 0, और सी में कह रहा है एम आर भाग एम सी बराबर 1। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इस तरह का ग्राफ दिया गया है, निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है। तो इस तरह का जो यहाँ पे पूर्ति की लोच का जो माप होगा ये जो दिया गया हमारा, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 से कम। तो इस तरह से आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एकमुश्त कर लगाने से क्या होता है, किसी वस्तु पर किस प्रकार का आने के प्रभाव पड़ता है, पूर्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्ति कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो बाजार संतुलन पर हमारा क्या प्रभाव होगा, बाजार संतुलन जो हमारा संतुलन यानी कि संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी यानी बढ़ोतरी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अधिक के मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। तो अधिक मांग क्या है, यहाँ पे देखिए अधिक मांग में जब हमारा इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो अधिक मांग हमेशा क्या होता है, हमारा वृद्धि होने की को कहते हैं अधिक मांग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अधिक की पूर्ति की स्थिति होती है जब। तो जब यहाँ पे हमारा देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप लोग सारे प्रश्नों को हल करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। राइट आंसर बी हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। तो बस एकाधिकार यानी कि एक, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एकाधिकार बाजार उस फर्म को कहते हैं जिसमें एक आने की उत्पादकता होते हैं और दूसरे यानी कि कंपनी के आगमन पर प्रतिबंध होता है, उसे एकाधिकार फर्म कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द्वैधाधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। तो यहाँ सिंपल पहले बोल दे रहा है द्वैधाधिकार यानी कि 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा डी में दिया गया, राइट आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो विभेदीकृत मतलब अलग अलग वस्तुएं का यानी कि, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हमारा J.M. केन्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ जो है उन्होंने अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक, और वहीं कौटिल्य को अर्थशास्त्र का रचनाकार कहा जाता है। तो आप लोग ये सब भी क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। तो जीडीपी और एनडीपी यानी कि जीडीपी का पूरा नाम क्या हो जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोनों में अंतर क्या यहाँ पे हो जाएगा हमारा पे, जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूँ एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो गेहूँ यहाँ पे एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में कार्य करेगा। हमारा जो चपाती, ब्रेड, बिस्किट, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई कार का मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है। तो जीडीपी की गणना की जाती है किस विधि से, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए मूल्य वृद्धि विधि, और ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है आय विधि, और सी है यहाँ पे व्यय विधि। तो इनमें से तीनों हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था। यानी जब हमारा यानी कि कहने का मूल्य नोटबंदी हुआ था तो उस समय किन किन नोटों को बंद किया गया था। तो 500 और 1000 का, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में
कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, तो जनता से जमा स्वीकार करना, मुद्रा निर्गमन, साख नियंत्रण, सरकार का बैंक। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जनता से जमा स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो सभी लोग जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 रुपये का नोट को सारे नोट को जारी करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो सबसे तरल मुद्रा यहाँ पे हमारा M1 जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उपभोग फलन सी बराबर ए प्लस बी वाई में प्रेरित उपभोग है। तो डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया ए प्लस बी वाई, तो बी वाई तो हमारा उपभोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है MPC में प्लस MPS बराबर होता है। तो MPC प्लस MPS बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 31 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा निम्न रेखा चित्र में श्वेतत निवेश की रेखा है। तो श्वेतत निवेश की रेखा है, यानी आय जो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, देखिए इस तरह का। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, CD जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। उपभोग एवं निवेश आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, आय में जो वृद्धि हो रहा है वही हमारा श्वेतत है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.4 है तो गुणांक का मान क्या होगा? तो इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो यहाँ पे हमें निकालना क्या हो जाता है, K का मान निकालना हो जाता है। तो K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.4 है तो इसको हम क्या करेंगे 10/4 कर देंगे, यानी 4 से जब भागा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो जो प्रत्यक्ष कर किसको बोला जाता है, जो लगाया जाता है, जो जिसको दूसरे प्राणी की ढाला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो वस्तु एवं सेवा कर, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे सार्वजनिक वस्तु हमारा क्या हो जाएगा 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़क हमारा सार्वजनिक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा भारत में GST कब लागू किया गया? तो भारत में GST लागू किया गया था 2017 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं 2016 1991, तो सारे पॉइंट्स पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2017 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है राजस्व घाटा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? तो जब हमारा यानी कि व्यापार संतुलन निर्यात और आयात का अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? तो इस लेन देन को भारत के भुगतान में दर्ज किया जाएगा पूंजी खाते के डेबिट मद में। आप लोग को पता होगा क्रेडिट मतलब होता है जमा होना, डेबिट मतलब अकाउंट से पैसे का निकलना। तो जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे चाइनीज वस्तु को, तो क्या होगा, इससे हमारा डेबिट होगा। और जब कोई वस्तु को कंपनी खरीदेगी तो इससे क्या होगा, तो आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? तो भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं का निर्यात। तो इस तरह से हमने जितने भी 40 प्रश्न से सभी का हल कर लिए हैं, और साथ ही हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एग्जामिनेशन में जाने से पहले सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करके जाए और देख के जाए, ताकि एग्जामिनेशन में अच्छे से सोल्व कर सके। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और भी वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आप लोग के लिए उस तरह का वीडियो बना सकें। धन्यवाद।